हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की जनवरी मंथ की 2024 की मैगजीन है। इसमें गाइस ऑलरेडी हम पॉलिटी गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी सेक्शन कवर कर चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो हम करेंगे इकोनॉमी के शॉर्ट्स को कवर करेंगे आज हम, ठीक है। अच्छा देखो, इकोनॉमी के शॉर्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं, लंबा है थोड़ा सा, तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड यू लर्न लॉट ऑफ थिंग टुडे। आपको बहुत सारी चीज़ें प्रीलिम्स ओरिएंटेड मिलने वाली हैं आज, तो गेट्स एक्साइटेड एंड एक्सप्लोर। सो आज की जो पहली जो हम बात करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, जो शॉर्ट में रही कि इंडिया बिकम्स फोर्थ लार्जेस्ट। इंडिया क्या हो गया है? फोर्थ लार्जेस्ट हो गया है स्टॉक मार्केट में। किसको ओवरटेक करके? हांगकांग को ओवरटेक करके, ठीक है। चौथा नंबर पर हम आ गए हैं स्टॉक मार्केट के लेवल पर। अच्छा, इस तरह का डेटा निकालता कौन है? बिल्कुल दिमाग में रखना है। डेटा कंपाइल करता है ब्लूमबर्ग। कंबाइंड वैल्यू निकालता है ये इंडियन एक्सचेंज की, जो कि आज की डेट में 4.33 ट्रिलियन तक चला गया है, एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर 4.29 ट्रिलियन हांगकांग का जो था जनवरी 22 2024 तक का डेटा इसने बताया। ब्लूमबर्ग ने डाटा कंपाइल करके दिया है। हमसे पहले 3 कंट्रीज हैं, यूएस, चाइना एंड जापान, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, स्टॉक मार्केट क्या होता है? देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन का ट्रेड हो रहा है, जहां पर आप जाके सिक्योरिटीज का ट्रेड करते हो, स्टॉक्स का ट्रेड करते हो, बॉन्ड्स का ट्रेड करते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ, डेरिवेटिव्स का ट्रेड करते हो, तो आप समझ लो वो जो जगह है वो ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे स्टॉक मार्केट चल रही है। हमारे देश में मतलब वैसे भी नॉर्मली दो तरह की स्टॉक मार्केट होती है, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब है जब आप फर्स्ट टाइम कोई कंपनी अपना शेयर इशू करती है या बॉन्ड इशू करती है तो उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है जब आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ऑलरेडी ट्रेड हो रही है, इक्विटी बॉन्ड ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पर सिक्योरिटी एक्सचेंज है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वो किसका पार्ट है? सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। अब देखो, किसी भी देश के लिए या वैसे भी ग्लोबल वाइज अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों ज़रूरत है स्टॉक मार्केट की? तो सबसे पहली बात है कि ऐसे में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेसेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको यहीं से कैपिटल, फंड कैसे उठाएंगे? बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म फंड उठाना है आपको, कहाँ से उठाओगे? एक्सेस टू कैपिटल मिलता है। रिस्क को डाइवर्सिफाई करने का एक अच्छा तरीका है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ। बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना चाहते हो, मॉडर्नाइज करना चाहते हो, तो आप समझ लो स्टॉक मार्केट एक बड़ा सही रास्ता है आपके लिए। सेकंड फायदा जो इन्वेस्टर को मिलता है, यानी कि बेटर रिटर्न्स देता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, तो अगर आप देखो यार, एफडी में पैसा लगा लो, नॉर्मल जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा लो, उसका कंपेयर करोगे अगर आप स्टॉक मार्केट के रिटर्न से, तो फर्क तो देखो है ही। अगर रिस्क है तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ट्रेडिशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप कंपेयर करोगे तो आई एम टेलिंग यू, स्टॉक मार्केट आज की डेट में आप जानते हो बहुत अच्छे रिटर्न्स देती है। टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं, कैपिटल की ग्रोथ होती है, सोसाइटी को इसका ये फायदा मिलता है कि ऐसे ग्रीन बॉन्ड हो गए तो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की तरफ भी पैसा जा रहा है, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमी को फायदा है कि जो आपकी आइडल सेविंग बैंक में पड़ी है उसको मोबिलाइज करने का मौका मिलेगा। कोई एंटरप्रेन्योर है तो वेंचर कैपिटल फंड्स को बूस्ट कर सकता है, पैसा लगा सकता है, वहां से पैसा उठा सकता है। तो ये सारे इसके फायदे होते हैं। और ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी आप इशू कर सकते हो, हाई वॉलेटिलिटी है, इशूअर लिमिटेड है, इन्वेस्टर्स को एडवर्सली इफेक्ट होता है लिक्विडिटी एंड इस सब से। तो बहुत ज़रूरत है कि हम यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड सारी चीज़ें बता रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के क्या क्या क्राइसिस हैं, ठीक है। एक तो आपने बेनिफिट पढ़ लिया, लेकिन कुछ दिक्कतें भी है ना। एक तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का बहुत डोमिनेशन है, इन्वेस्टर को हमेशा एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है लिक्विडिटी का, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। अच्छा, हमारे देश में स्टॉक मार्केट को इंडिया में रेगुलेट करने की जो बॉडी है वो याद रखना है, सेबी करती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का ये काम है रेगुलेट करना। सेबी किसके अंडर है? स्टेचुटरी बॉडी है, काम अंडर दी एक्ट सेबी एक्ट 1992। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? गवर्नमेंट को रेगुलेट करना, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना, ये काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज दैट टॉक्स अबाउट डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ पब्लिक इंडियन कंपनीज। सेंटर ने अलाउ किया है कि डायरेक्ट लिस्टिंग करनी है पब्लिक इंडियन कंपनीज की। कहाँ पर? इंटरनेशनल एक्सचेंजेस ऑफ गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है। इसको कौन इनेबल करता है? कंपनीज लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स परमिशेबल, जो इसके अंडर ये आता है। अमेंडमेंट करा गया, डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम बनाई गई। प्रायर टू दिस इंडियन कंपनीज वर नॉट अलाउड टू इशू, इससे पहले नहीं पता था इशू करना और ये सब एक ब्रॉड में करना।
अच्छा, इसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या होता है? गिवन इंडियन कंपनीज को ना एक ना फॉरेन कैपिटल से भी चीपर कुछ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने का बड़ा अच्छा साधन है ये, इसलिए ऐसा किया जाता है। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आधार बेस्ड पे मैंडेटरी कर दिया गया है एमजी नरेगा के लिए। समझ लो क्या चीज है ये। रिसेंटली आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, जिसको हम एबीपीएस कहते हैं, इसको एमजी नरेगा के वर्कर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। एमजी नरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी की स्कीम है, आपको पता ही है, जो लीगल गारंटी देती है कि 100 दिनों का आपको वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इन अ ईयर ऑफ एडल्ट मेंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड। अगर आप हो, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर हो या वर्कर हो, तो उसमें आपको ही मिलता है। एमजी नरेगा ने एबीपीएस को, यानी कि जो ये है ना, इसको सिंस 2017 से ही यूटिलाइज, और मैंडेटरी अभी 1 जनवरी से हुआ है, यूटिलाइज ये पहले से ही कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, पहले एग्जाम्पशन दी गई थी केस टू केस, ग्राम पंचायत के पास अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या आधार रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पहले एग्जाम्पशन दी गई थी। अब समझना ये है, जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है ये काम कैसे करेगा, ये समझने की जरूरत है। देखो, हर वर्कर को ना 12 डिजिट का आधार नंबर दिया जाएगा ताकि वो फाइनेंशियल एड्रेस करने के लिए। अब इसके द्वारा किया कैसे जाएगा, जो वर्कर का आधार डिटेल होगी वो उसके जॉब कार्ड पे लिखी होगी, और उसके आधार डिटेल को सीडेड किया जाएगा बैंक अकाउंट में भी। अब आधार को क्या कर देगा, एनपीसीआई के डेटाबेस के साथ मैप कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे पैसे उसके ट्रांसफर होंगे ये। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो ये क्यों करना पड़ा गवर्नमेंट को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई फेक बेनिफिशरीज का फायदा उठाए या कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हो, डायरेक्ट उसके खाते में पैसा आए। और हमारे देखो, हमारा बहुत ध्यान है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहते हैं हम, और हमारा ये भी बहुत ध्यान है कि स्पीडी पेमेंट्स हो, रिजेक्शंस रिड्यूस हो, चेंज ऑफ बैंक अकाउंट बेनिफिशियरी, ये सारी चीजें। फिर यहाँ ये कह रहा है अदर चेंज टू मेक एमजी नरेगा एफिशिएंट करने के लिए भी बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं। प्रोजेक्ट उन्नति है, जिसमें कि स्किल बेस्ड एमजी नरेगा वर्कर्स का अच्छा हो उसके लिए है। जियो एमजी नरेगा जियो टैगिंग करने के लिए है। सिक्योर है, एनएमएमएस है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप है एमजी नरेगा की अटेंडेंस के लिए। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो एमजी नरेगा की स्कीम है ना, वो फुल्ली एंड अच्छी तरीके से एफिशिएंसी के साथ इम्प्लीमेंट हो। बात समझ रहे हो आप? इसलिए किया जा रहा है। अगर आपके पास भी इस तरह सा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही समझाना है, कह रहा, वरना आप समझो मोर देन 1100 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, प्रोग्राम सेंटर चला रहा है, उसमें आधार का नोटिफिकेशन है ही, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे अटल पेंशन, सब में हमने आधार को अब एक इम्पॉर्टेंट यूज वहां पर दिखा रखा है। तो याद रखना है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम मैंडेटरी कर दिया गया है एमजी नरेगा वर्कर्स के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 16th फाइनेंस कमीशन। अब क्या है ये, और बड़े ध्यान से समझना। यूपी पीसेस, या मैंने कहीं किसी पीसेस एग्जाम में एकदम क्वेश्चन देखा है कि पीस पूछा गया है कि फलां फाइनेंस कमीशन में कौन चेयरमैन थे, तो जरा ध्यान से समझना है। देखो, सबसे पहली बात, फिनेंस कमीशन जब भी बैठता है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल में अंडर आर्टिकल 280 का फर्स्ट क्लॉज है, वहां पे इसके बारे में लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ने अरविंद पनागरिया, जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, चेयरमैन बनाया, और मेंबर उनको सर्टिफाई नोटिफाई करके सेपरेटली बनाया। ठीक है, कौन अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने, अरविंद पनागरिया, जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी थे, कहाँ के, नीति आयोग के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कमीशन का जो वर्क होता है ना, वो क्या होता है, देखो समझने की बात तो ये भी है कि कमीशन का वर्क ये इन्वॉल्व करता है कि ये ना जितने भी इम्बैलेंसेस हैं, चाहे वो टैक्सेशन पावर से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर स्टेट कितना करेंगे, इस सब पर कमीशन काम करता है। अब कमीशन की ना कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। रिकमेंडेशन क्या आई है, इन पे जरा ध्यान से सुनना। इन्होंने साफ तरीके से बोला कि ना, जो स्टेट और सेंटर का जो नेट प्रोसीड टैक्सेस एंड एलोकेशन है, वो सही डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो, पहली चीज। दूसरी चीज है, जो ग्रांट इन एड या रेवेन्यू वगैरह दिया जा रहा है अंडर आर्टिकल 275, वो दिया जाए। ऐसे मेजर्स उठाए जाएं जिससे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो स्टेट है वो सप्लीमेंट कर पाए पंचायत और म्यूनिसपैलिटी के रिसोर्सेज से। फिर कमीशन जो है वो प्रेजेंट अपने अरेंजमेंट्स को रिव्यू कर पाए, फाइनेंशियल कितने भी आपके डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स हैं, ये सारे के सारे। अब 16th फाइनेंस कमीशन ने ये सारी बातें तो कह दी कि भाई टैक्स का एलोकेशन ढंग से हो,
उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोसीजर अच्छा से तैयार करा जाए। रेवेन्यू वाला जो पार्ट है या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जितनी जितनी ज़रूरत है वो पूरा का पूरा लिखा जाए, पंचायत की क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ ऐसा लिखा गया, ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव वाला पार्ट भी लिया गया। अच्छा, 16th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है अपॉन एक्सेप्टेंस बाय द गवर्नमेंट वुड कवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, जो कि कमेंस कब से होगा, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, 15 फाइनेंस कमीशन, देखो अब आपके दिमाग में ये भी आ जाना चाहिए, अभी हमने अरविंद पनागरे जी को अपॉइंट करा है, 15 फाइनेंस कमीशन में एनके सिंह जी थे। इंडिया ने क्या बोला था, सेटअप 2017 में बना, रिकमेंडेशंस हुई 20-21 में आई, 22-25-26 तक। वर्टिकल डिवोल्यूशन पे बहुत ध्यान देते थे, कहते थे जो शेयर है ना स्टेट्स का सेंट्रल टैक्सेस का वो 41% तक हो। इन्होंने ही बोला कि फिजिकल डेफिसिट जीडीपी के अकॉर्डिंग आपको रिस्पेक्ट में 4% घटानी है बाय 25-26 तक। थे क्राइटेरिया बताए थे, हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन कैसे करना है, कैसे चीज़ों को डिवॉल्यूशन करके कैसे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। दोनों बातें याद रखना, चेयरमैन के नाम ध्यान रखो, पेपर में यू नेवर नो कैसे पूछ लें आपसे। और आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा पेपर वास्ट और स्टेटमेंट वाइज आ रहा है, तो गाइज एक एक स्टेटमेंट पे जो बोला जा रहा है ना, मैं जो बोल रही हूँ उसको ही ध्यान से सुन लिया ना अगर आपने, बहुत आप अच्छा कर पाओगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो रोज टू 15 ईयर्स हाई। क्या है ये? डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो 15 साल में बढ़ गया है। 15 साल में आप समझ लो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो 15 साल में 6.11% तक हाई है। तो डायरेक्ट टैक्स टू जो जीडीपी रेशो है उसका एस्टिमेट लगाया गया है कि अल्टीमेटली कंट्री की तो एबिलिटी है टू मोबिलाइज रिसोर्सेज टू फ्यूल इट्स डेवलपमेंट। डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो का एस्टिमेशन का लगाने का मतलब ही है कि वो कंट्री की ये पार दिखाता है कि वो कितना रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रही है। अब एक शब्द इसमें आया टैक्स बायोंसी, जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि पता होना चाहिए। टैक्स बायोंसी का मतलब है कि आपके देश में इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ इन जीडीपी कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स बायोंसी। कह रहा है डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 2.5 टू 1.8 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। समझना ध्यान से बात को। फिर कह रहा है टैक्स रेवेन्यू को क्या बोला जाए, कह रहा देखो जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बायोंट कब कहा जाए, जब वो प्रोपोर्शनैलिटी जीडीपी के प्रोपोर्शन में जब वो बढ़ जाएगा, तो आप समझ लो टैक्सेस रिमेन अनचेंज्ड, तब समझ लो कि टैक्स रेवेन्यू बायोंट हो रहा है, यानी टैक्स बायोंसी बढ़ रही है। रिसेंट ईयर में अभी क्या देखा गया है, करंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये डिक्लाइन करा है। तो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज बाय ओवर इतना इतना बढ़ा के दिखाया उसने। अब ये कह रहा है कि ऐसे कौन से प्रॉम्प्टिव एक्शंस लिए जाएं जिससे डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़े। तो सबसे पहला काम करने को कह रहा है कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हैज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। इनिशिएटिव प्रॉम्प्टिंग राइज इन डायरेक्ट टैक्स कैसे लिए गए थे, तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज किए गए सिंस द फाइनेंस एक्ट 2016। फिर क्या किया गया, फेज आउट किए गए एग्जाम्पशंस, कॉर्पोरेट सेक्टर से जितने भी थे वहां से आपका इस इंसेंटिव एग्जाम्पशन हटाया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम से इन्होंने लिटिगेशन सारे हटा दिए गए। फाइनेंस एक्ट के तहत इंडिविजुअल जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको अलाउ करा जा रहा है, टैक्स स्लैब दिया जा रहा है। कुछ दूसरी रिफॉर्म्स ली गई हैं, आधार पैन लिंकेज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर एक शब्द आप बार बार पढ़ रहे हो, डायरेक्ट टैक्स। तो जैसे डायरेक्ट टैक्स नाम में आता है तो हमें कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स की याद आती है। तो डायरेक्ट टैक्स जो सेंट्रल लेवल पर चल रहा है, हमारे इंडिया का जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो कंपैरेटिवली लोअर अगर आप दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करो। कह रहे एग्जांपल के तौर पर जो ओईसीडी कंट्रीज हैं टिपिकली हैव एवरेज टैक्स टू रेशो उनका एक्सीड 30% के आसपास रहता है। हमारे यहाँ ऐसा क्यों है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है आप समझो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कम क्यों है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर का बहुत डोमिनेंस है, हमारे यहाँ फॉर्मल सेक्टर कम है। हमारे देश में टैक्स का बहुत इवेजन हो रहा है, एग्जेम्पशन, इंसेंटिव, ये सारे के सारे रीजंस बने रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट टर्म है हमारा रिवर्स फ्लिप। क्या है? रिवर्स फ्लिप। देखो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं रिवर्स फ्लिपिंग करते हैं, यानी डेट इज मूविंग देयर ओवरसीज होल्डर एंटिटीज टू इंडिया। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, अपने ओवरसीज जो होल्डिंग उनकी है वो इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। रिवर्स फ्लिपिंग का सीधा सा मतलब होता है कि ओवरसीज जो स्टार्टअप वाली है ना, जो बाहर के स्टार्टअप्स है, वो अपने डोमिसाइल इंडिया में बना रहे हैं और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करा रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा होता कब है, कह रहा है ऐसा तब होता है जब इंडिया का लार्ज एंड ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा जो पूल है ना
उसकी ये इच्छा है कि हम ना वेंचर कैपिटल के पूल में पैसा लगाएं। तो वेंचर कैपिटल क्या होता है कि जो वेल्दी इन्वेस्टर होते हैं वो फंडिंग करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए। तो उनको इंडिया में ये स्कोप अच्छा लग रहा है। तो कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का उसने बताया था, एक कॉन्सेप्ट निकाला था रिवर्स फ्लिपिंग का, एंड प्रपोज वेज निकाले थे कि इसमें एक्सलरेट कैसे हो जाएगी। कह रहा है क्योंकि ना ऐसा इसलिए रिवर्स फ्लिपिंग तभी हो पाती है कि आपके देश का जब कॉर्पोरेट लॉ सिंप्लीफाई हो जाए, कैपिटल की मूवमेंट हो और सिंप्लीफिकेशन टैक्सेशन का हो। ये तीन चीजें प्रभावित करती हैं रिवर्स फ्लिपिंग का, यानी कि जो आपके ओवरसीज स्टार्टअप्स हैं आपके देश में आके बसेंगे। बसने का मतलब है कि अपने आपके देश में आके डोमिसाइल लेंगे और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अपना नाम लिखवाएंगे, लिस्ट करेंगे। समझ रहे हो रिवर्स फ्लिपिंग क्या होती है। नाउ लेट्स कम टू दी मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होती है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब है कि बहुत सारे एकेडमिक स्टडीज में ये पाया गया है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैन जनरेट हाई रिटर्न्स। कैसे? मोमेंटम इन्वेस्टिंग होता क्या है? तो कह रहा है कि वो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है जहां पर इन्वेस्टर अपने असेट्स को परचेज करता है। स्टॉक है, बॉन्ड है, ठीक है, कंसिस्टेंटली राइज इन प्राइस क्योंकि उसका प्राइस राइज कर रहा है, और सेलिंग असेट्स प्राइस आर फॉलिंग। समझ आ रहा है? इसका मतलब है कि अगर किसी स्टॉक और बॉन्ड का प्राइस राइज हो जाता है तो खरीद लो, जबकि एसेट्स बेचना कब है? जब प्राइस गिर रहा हो। मोमेंटम इन्वेस्टर्स का मतलब है कि इनका ये होप होता है कि अपवर्ड प्राइस मोमेंटम किसी एसेट्स का है तो कंटिन्यू करो, अब बेचो कब? जब हायर प्राइस इन द फ्यूचर टू मेक प्रॉफिट्स। तो बाय हाई सेल हायर, समझ में आया? खरीदो भी हाई में और बेचो भी हाई में। फिलॉसफी होती है मोमेंटम इन्वेस्टिंग की। देखो पहले ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, सस्ते में खरीदते थे और महंगे में बेचते थे। मोमेंटम इन्वेस्टिंग ऐसी नहीं है गाइस। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में खरीदो भी हाई पर और बेचो भी हाई पर। आई बात समझ में? चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मॉडल बेस्ड लेंडिंग। अब आरबीआई गवर्नर ने बैंक्स को कॉशन किया है, आपके जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं एनबीएफसीज को बोला है कि भैया मॉडल बेस्ड एल्गोरिथम लेंडिंग के अगेंस्ट ये कुछ आया है। कह रहा क्या है ये मॉडल बेस्ड लेंडिंग एल्गोरिथम? कह रहा देखो, ये एक रिमोट ऑटोमेटेड लेंडिंग प्रोसेस है। ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज को कस्टमर के तक पास लेकर आएंगी, क्रेडिट असेसमेंट, लोन अप्रूवल, डिस्बर्समेंट, ये सारा काम करेगी। कह रहा मॉडल बेस्ड लर्निंग से पता है क्या होगा लेंडिंग से? एक तो ना जो रिमोट एरिया में बंदा बैठा है ना उसको क्रेडिट वेडिट लेने में दिक्कत नहीं होगी, फाइनेंशियल इंफ्यूजन होगा, क्विक प्रोसेसिंग होगी, कोलैबोरेशन हम चाहते हैं फिनटेक्स का बढ़ जाए, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकल कर आए। लेकिन कंसर्न क्या है? एक तो एल्गोरिथम के बाइसेस हैं, हर सेक्टर को आप इसमें लेके नहीं आ सकते, और सिमिट्री और इंफॉर्मेशन की सिमिट्री एक जैसी कहीं पर होती नहीं है। तो ये होता है मॉडल बेस्ड लेंडिंग। इसमें सभी बैंक्स वगैरह को बोला गया है कि अब आपको ना ऐसी ऐसी चीजें करनी है जो कि एल्गोरिथम बेस्ड लेंडिंग शुरू करनी है। ताकि हम चाहते हैं, मैं तो आपको बार बार कह रही हूँ, देखो हमारा ना पूरा ध्यान है फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ बढ़े। हमारे रिमोट एरिया में जो बंदा बैठा है वो भी बैंक से सीधा क्रेडिट ले, उसका असेसमेंट हो, वहां पर वो काम करे। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी। ये क्या कहती है? ये कहती है कंट्रीज जो कि इशू करती हैं करेंसीज के नेवर रन आउट ऑफ मनी एंड द वेव ऑफ बिजनेस जब जैसे मर्जी चले। कह रहा देखो जब तक कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होगी बिना कंसर्न के, है ना, अबाउट फिजिकल डेफिसिट। उसको छोड़ोगे उस वक्त, आप उसको नहीं सोच सकते ना उसके बारे में क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई तो मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी कहती है कि उस समय टैक्सेशन और गवर्नमेंट की बोरोइंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को काउंटर करना है। तो यानी कि फिजिकल डेफिसिट को मोनेटाइज करना वो इस थ्योरी से अलाइन करता है। यानी क्या करते हैं इसमें, सेंट्रल बैंक प्रिंट करेगा करेंसी, मान लो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत बढ़ गई है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो वहां पर सेंट्रल बैंक आपको पता है करेंसी प्रिंट करता है। इंडिया ने ये प्रैक्टिस सीज इन 1996 वाया एमओयू साइन करा था आरबीआई गवर्नमेंट के बीच में कि भैया हम ऐसा काम नहीं करेंगे मोनेटाइज करने का उल्टे सीधे तरीके से। दो तरीके इसने बता दिए कि एमएमटी आर्ग्यू करता है कंट्री जो अपना खुद का करेंसी इशू करती है कि नेवर रन आउट ऑफ मनी, इस पे ये चलता है। जो अपनी करेंसी खुद ही, वो कभी भी पैसे के कमी रन आउट नहीं हो जाएंगे, एकदम वैसे नहीं हो जाएगा कि एकदम बैंकरप्ट हो गया सब कुछ। समझ गए ये बात? तो ये है। अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं कि इंडियन आयरन ओर मार्केट की कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या हुआ रिसेंटली ना, आपको पता होगा एक बॉडी है इसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है।
इसने क्या करा, इस बार कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्टडी पब्लिश करी है इन आयरन ओर मार्केट के बारे में। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब ये किया ना ऐसा, तो यहाँ पर इन्होंने स्टडी करी आयरन ओर मार्केट की और बताया कि जो आयरन ओर है वो प्रीडोमिनेटली आयरन ऑक्साइड से बना होता है। इसमें मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है और मेटलिक आयरन होते हैं जब आप इसको हीट करते हो तो। अच्छा, एक बॉडी के बारे में जो आया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम पता है क्या होता है? करेंटली फंक्शनल है, इसमें एक चेयरमैन होता है, तो मेंबर्स होते हैं। इसका काम पता है कॉम्पिटिशन्स को ठीक करना होता है, यानी कि एक स्टेचुटरी बॉडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग ये आई थी, उसके रिस्पेक्ट में 2002 के उसमें आई थी ये। और इसके साथ देखो इसमें ना आपका ये सारा चीज़ें होती है कि कोई भी ना ये एंटी कॉम्पिटिटिव जो अग्रीमेंट्स होते हैं उसको प्रोहिबिट करती है ये। ठीक है, और ये हर तरह की वो प्रैक्टिस एलिमिनेट करती है जिससे कंपटीशन पर एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़ जाए। अब सीसीआई जो है ना, इसने ये बताया कि देखो जी, इंडिया ना सेल्फ सफिशिएंट है आयरन ओर के प्रोडक्शन में, क्योंकि हम ग्लोबली 7% और हमारी एक रैंकिंग अगर देखी जाए तो हम फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं। तो कह रहे हैं, लेकिन ना सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ ना इशू रेज करे हैं। क्या? मैंने पहले बोला कि रिसेंट ईयर्स में ऐसा देखा गया है कि आयरन ओर का ना एक्सपोर्ट बढ़ गया है। आयरन ओर का लो वैल्यू होती है, फिनिश प्रोडक्ट स्टील बनाओ तो उसकी हाई वैल्यू होगी। अब आप आयरन ओर का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो नुकसान में हो, घाटे में हो आप। कह रहा एलोकेशन जो कैप्टिव माइंस का है, यानी जो कंपनी सेल्फ यूज के लिए कर रही है सम प्लेस, वो क्रिएट एंट्री बैरियर्स। फिर ये कह रहा है जो माइन मिनरल्स डेवलपमेंट वाला जो रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है, इससे कैपिटल माइंस का लगा लो आप 50% सरप्लस है। ये भी एक बात है, कैप्टिव माइंस का एलोकेशन जो है वो कुछ ही प्लेयर्स तक है, सभी प्लेयर्स को एंट्री का बैरियर है। डिफरेंशियल प्राइस है इसका हर यूजर के लिए, कॉम्पिटिटिव कंसर्न जो हमेशा दिखाता है। क्या ना, इसीलिए रिकमेंडेशन दी गई है कि सबसे पहले ना आप ना डिस्करेज करो कि एक्सपोर्ट ना हो, क्योंकि आयरन ओर ना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और आपकी हर इंडस्ट्री आपको पता है आयरन ओर पे चलती है। तो आपको प्रायोरिटाइज क्या करना है? हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाओ आप आयरन ओर से, जैसे स्टील बनाओ, और आप इसको आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रमोट करो, तो आपकी एक्चुअल में ग्रोथ बढ़ेगी। फिर आप इसकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, हाई ग्रेड पे लाने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करो। आई एम टेलिंग यू दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कटिंग एज टेक्नोलॉजी मतलब अपग्रेड करके टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करो और सस्टेनेबल माइनिंग करो, यानी क्लीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो और ट्रांसफॉर्म कर दो। तो आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन गाइज हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ है आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि उड़ीसा के झारखंड बेल्ट है, वहाँ आयरन ओर है। दुर्ग बस्तर और आपका चंद्रपुर बेल्ट है, महाराष्ट्र गोवा की बेल्ट है, बेलरी चित्रदुर्ग यहाँ वाले रीजन में आपका आयरन ओर माइंस है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ऑडिट क्वालिटी डेफिशिएंसी। नफरा को जानते ही हो आप, है ना, रेगुलेटर ओवरसीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ऑडिटिंग हमारे प्रोफेशन इंडिया में इसका चलता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2018, सेक्शन 132 कंपनीज एक्ट का इसका पार्ट है। नफरा का मतलब है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी। इसने देखा इस बारी कि भैया ऑडिट क्वालिटी जो बिग 4 ऑडिट फर्म्स हैं वहाँ बहुत खराब है, तो इसका काम ही यही है क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोफेशंस की ठीक करना। तो अंडर दिस मैंडेट नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने ऑडिट की क्वालिटी को इनिशिएट करा, पूरा इंस्पेक्शन करा इस पर। डेलॉयट है, हैस्किंस है, सब पे देखा। अब की इश्यूज क्या आते हैं? एक्चुअली सबसे बड़ा क्राइसिस है आपका इंडिपेंडेंस इश्यूज, कि फर्म्स आर नॉट इन फुल कंप्लायंस विद द कोड ऑफ एथिक्स, सबसे बड़ी बात। सेकेंड क्राइसिस है क्वालिटी ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर रिस्क की असेसमेंट की इनएडिक्वेसी है, इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का इशू है, डिड नॉट फुल्ली अच्छे से नेटवर्क मेंबर्स के साथ ही नहीं कर पा रहा। तो कह रहा क्या क्या क्राइसिस आया कि तो कोड ऑफ एथिक्स पे फर्म चल नहीं रही है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी क्वालिटी में बहुत डेफिशिएंसी है, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ये सारे क्राइसिस लिख दिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट भारत माला फेज 1 विच हैज बीन एक्सटेंडेड। भारत माला का जो फेज है उसको 6 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, 2027-28। भारत माला जो परियोजना थी, इसने किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ आपकी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इसको एक अम्ब्रेला स्कीम में डाला था फॉर हाईवे सेक्टर। फेज 1 इसका अप्रूव हुआ था 2017 में, जिसका काम था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप को खत्म करना।
और टिल नवंबर 2023 हमने 42% प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट भी करा है, डेवलप करा है हमने 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे अब 2022 में। अब देखो, भारतमाला परियोजना आप बड़े सालों से सुन रहे हो, इसकी क्या विशेषता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है फ्रेट एंड पैसेंजर की मूवमेंट को ऑप्टिमाइज करना, नॉर्थ ईस्ट के जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना, एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स की एफिशिएंसी को ठीक करना। अच्छा, फीचर्स क्या है भारतमाला परियोजना के? सैटेलाइट मैपिंग करनी है कॉरिडोर्स की, अपग्रेड करना है उनकी रिक्वायरमेंट को, टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑटोमेटेड ट्रैफिक सर्वेज है, ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडीज फ्रेट मूवमेंट्स की करनी है। अब जब जब भी हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो कौन से गैप रह जाते हैं? कह रहा पहला गैप है इन एडिक्वेसी इन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नेशनल हाईवे नेटवर्क, क्योंकि रिसोर्स का कंस्ट्रेंट है, क्योंकि नेशनल प्लान का एब्सेंस है, इसलिए दिक्कत आती है। इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं है हमारी, प्रेजेंस ऑफ कंजेशन पॉइंट्स है मल्टीपल पॉइंट पर, ये दिक्कत है, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है रिपोर्ट होते हैं। तो कह रहा कंपोनेंट क्या है भारतमाला फेज 1 के? कह रहा इकोनॉमिक कॉरिडोर चाहिए 9,000 किलोमीटर का, फीडर रूट चाहिए, वो बॉर्डर रोड्स चाहिए, हमें कोस्टल रोड चाहिए, ग्रीन फील्ड फाइबर, सब कुछ हमें चाहिए। इस तरह से हमने बना रखे पूरे कंपोनेंट है, ये डेवलप करना है भारतमाला परियोजना के तहत, राइट। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे 2023 की एक लिस्ट है जो हमें डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में बताएगा। देखो, आरबीआई ने रिलीज करा एक लिस्ट निकाली डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की। क्यों होते हैं ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि इनका साइज है, इनका एक क्रॉस जुरिसडिक्शनल एक्टिविटीज है, कॉम्प्लेक्सिटी है, लैक ऑफ सब्सटीट्यूट है, इनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है क्योंकि कोई इंटरकनेक्शन है, इसलिए बहुत बड़े बैंक है। इट ऑल्सो मीन बैंक इज टू बिग और टू फेल, है ना। बड़ा बैंक अगर फेल होगा तो आप समझ लो, क्योंकि अगर कोई डीएसबी फेल होती है इसका मतलब समझते हो, बैंकिंग सिस्टम की बैकबोन निकल जाना, ओवरऑल इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट पड़ना। दैट इज व्हाई इट इज कैटेगराइज्ड, लिस्टिंग करता है आरबीआई। फिर डिक्लेरेशन रेगुलेशन की बात करी कि पूरा ऐसा लिखा गया, और डीसी फ्रेमवर्क जो है 2014 में ही निकाला गया था बेसल कमेटी के तहत। एक बेसल कमेटी होती है बैंकिंग से रिलेटेड, उसके तहत हमने भी बना रखा है अपने इंडिया में प्रोटोकॉल्स। तो बैंक्स ने 5 बकेट्स निकाले। तो लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडिया का जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट बैंक इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं वो कौन सा है? सबसे पहले स्टेट बैंक बकेट 4, एचडीएफसी बकेट 2, आईसीआईसीआई बकेट 1। ये हैव टू मेंटेन एडिशनल कॉमन इक्विटी टायर बनाना पड़ता है इनको, परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स के अकॉर्डिंग। बकेट बैंक का चाहिए कि उनको अपना सीईटी 0.20% तक इनको मेंटेन करना है अपना। बकेट 5 का मतलब है 1% तक करना है। इन केस ऑफ फॉरेन बैंक जिसकी ब्रांच इंडिया में है वो ग्लोबली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बैंक बन जाता है, उसको भी सीईटी 1 यानी मेंटेन करना पड़ता है 0.20%, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड निकालता है। तो ये आपको पेपर में ये भी पता होना चाहिए, जैसे हमारा आरबीआई निकालता है ना डीसिब यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ऐसे ही ग्लोबली कौन निकालता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड निकालता है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। क्या है ये स्कीम? देखो, आरबीआई ने एक्सटेंड करा है पूरा अपना पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को, 2025 तक इन्होंने कर दिया है। अब क्या है ये? तो पहले सबसे पहले ऑपरेशनलाइज हुआ 2021 में, 3 साल तक। इसका काम ही है पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करना, फिजिकल पॉइंट टर्मिनल्स पे, क्विक रिस्पांस कोड पे, टीयर 2 3 टीयर 6 सारा नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर सब पे लिखा गया है। इट वॉज एक्सटेंडेड टू स्ट्रीट वेंडर्स कवर्ड अंडर पीएम स्वानिधि स्कीम। पीआईडीएफ जो है इसको गवर्न करना है थ्रू एन एडवाइजरी काउंसिल एंड मैनेज एंड एडमिनिस्टर्ड बाय आरबीआई। अपने स्कोप ऑफ बेनिफिशियरीज को अडॉप्ट करने के लिए पीएम विश्वकर्मा जो आपका स्कीम है उसको ठीक करने के लिए, साउंड बॉक्स डिवाइसेस, आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक डिवाइसेस को क्लेम करने के लिए, सब्सिडी फॉर स्पेशल फोकस एरिया हैज बीन मेड यूनिफॉर्म 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिवाइस, ये सब करा गया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि डिजिटल पेमेंट्स को कैसे ठीक किया जाए? तो कह रहा है आधार बेस्ड इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम अलाउ किया जाए, माइक्रो एटीएम्स वो यूजिंग आधार ही कर पाए, वो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम ऐसा हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म हो जो मर्ज कर दिया जाए बैंकिंग के पूरे अम्ब्रेला फीचर्स के साथ। प्रधानमंत्री जो ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है उसको बिल्कुल बढ़ाओ आप, डिजिटल लिटरेसी तो कूट कूट के अंदर तक भर जाए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, वन नेशन वन पास। किसका है ये नारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बोल रही है
कि जितने भी सीमलेस ट्रांजिट है, टिम्बर, बैम्बो या जितने भी आपके अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है कंट्री में, उनका अच्छे से ट्रांजिट हो पाए। तो करंटली जो ट्रांजिट परमिट होता है ना, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ टर्मिनेटेड फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ये स्टेट स्पेसिफिक ट्रांजिट रूल के अकॉर्डिंग चलता है। एनटीपीएस यानी जो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है, इसने एक ना रिकॉर्ड मैनेज कर रहा है इंटरस्टेट इंट्रास्टेट सारा टिम्बर बैम्बो का, और माइक्रो जितना भी है गवर्नमेंट से पूरा बातचीत करके निकाला है। तो स्टेट ने एग्जेम्प्ट करे हैं कुछ स्पीशीज जो कि प्राइवेट लैंड पे ग्रो होते हैं, वो ट्रांजिट परमिट के अंदर नहीं आएंगे, और उसमें वहां पर वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखो इस चीज की क्यों जरूरत आन पड़ी भाई, क्यों करना पड़ रहा है हमें ऐसा? अगर हम ये कर लेते हैं ना ट्रांजिट परमिट वाला काम, तो इससे ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो जाएगा। यूनिफाइड ऑनलाइन मोड कंट्री में एक चालू हो जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर को एक बहुत बड़ा इम्पीटस मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम बचेगा। सीमलेस मूवमेंट होगी अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स। और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत भी हम चाहते हैं कि जितने भी नॉन टिम्बर्स प्रोड्यूस है ना, बैम्बो ये सब, ये इसके अंडर आ सकते हैं, माइक्रो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर। तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं लीगली एम्पावर्ड हैं, तो ये कर सकते हैं। और कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूसर एमएफपी के लिए? प्रधानमंत्री वन धन योजना, यानी हम डेवलप कर रहे हैं फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्शन एनेबलिंग इनकम ऑफ ट्राइबल्स की इनकम से कनेक्ट करने के लिए। हमने इंडियन फॉरेस्ट एंड सर्टिफिकेशन स्कीम निकाली है ताकि सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो, फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो, एग्रो फॉरेस्ट्री हो, डेवलपमेंट हो, वैल्यू चेन ऑफ एमएफपी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अटल सेतु नवा शिवा सी लिंक कहाँ पर है ये? पीएम ने अभी इनॉग्रेट करा है। कंट्री का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है ये, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पे 21.8 किलोमीटर की लॉन्ग ब्रिज है ये, 16.5 किलोमीटर पे पूरे सी में बना हुआ है। सेवरीन मुंबई और नवा शवा इन रायगढ़, वहां पर बनाया गया है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यू, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन इन इंडिया। तो इंडिया आज की डेट में पायनियर है, स्टैंडर्ड सेज यूनियन मिनिस्टर कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। 77th हमने फाउंडेशन डे बनाया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का, राइट। सो यहाँ पर ये कह रहा है कि इससे क्या होगा, तो कह रहा है कि देखो 90% 343 जो मैंडेटरी ज्वेलरी की हॉलमार्किंग होती है, बीआईएस ने क्योंकि बनाया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, 343 डिस्ट्रिक्ट और 90% ज्वेलरी जो है पीपल आर बाइंग हॉलमार्क। आप जानते हो, आप भी जब लेने जाते हो तो हॉलमार्क जरूर चेक करते होगे। 156 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स है। और देखो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट क्या क्राइटेरिया होता है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि इसमें ना आपको गाइडलाइंस चेक करनी है ताकि क्वालिटी और ऑपरेटेबिलिटी पे असर ना पड़े प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज की। स्टैंडर्डाइजेशन से फायदा क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, कंपटीशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी, हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट कंसर्न्स एड्रेस हो पाएंगे। तो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस जो इंडिया का है वो इस पे काम करेगा। BIS एक्ट 2016 हार्मोनियस डेवलपमेंट है, एक्टिविटी स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशंस एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये काम करते हैं। अदर हमने कुछ और भी ले रखे हैं स्टैंडर्ड्स पे चलने के लिए। देखो स्टैंडर्ड पे चलने के बड़े फायदे हैं, सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको, ISI BSI हॉलमार्क, ये क्यों मिलते हैं? ताकि आप इस स्टैंडर्ड पे काम करो, एनवायरमेंट हेल्थ इकोनॉमी को बूम मिलेगा, इसलिए कराया जा रहा है। नाउ लेट्स कम टू द न्यूज ऑफ यूरिया गोल्ड। ठीक है, देखो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने लॉन्च किया है यूरिया गोल्ड। तो यूरिया गोल्ड क्या करता है? विल सपोर्ट द अदर इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, जैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली फर्टिलाइजर है। यूरिया गोल्ड के बारे में एक बात जान लो, एक सल्फर कोटेड यूरिया होता है। यूरिया गोल्ड अपने आप में क्या है? सल्फर कोटेड यूरिया होता है। नॉन ऑर्गेनिक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। इसमें करते क्या है? प्री हीटिंग की जाती है यूरिया की, फिर एक कोटिंग तैयार होगी ग्रेनुअल्स के साथ, इसको मॉल्टन सल्फर के साथ रखा जाता है। सल्फर कोटिंग से क्या होता है? नाइट्रोजन का ग्रेजुअली रिलीज होना शुरू होता है। इससे प्लांट बहुत लंबे समय तक ग्रीन रह सकते हैं। इससे फर्टिलाइजर से सॉइल की हेल्थ सुधरेगी। तो जो आईकार है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसने पूरा रिडक्शन करके बताया कि अगर आप यूज करते हो ना, तो ये वाला सिल्वर कोटेड यूरिया लीड्स टू रिडक्शन इन यूरिया कंजम्पशन बाय 25%, एंड आई बी रियली वांट दिस थिंग टू हैपन। उसके बाद जो आपके ये EF फर्टिलाइजर्स है ना, रिड्यूस एनवायरमेंट पोल्यूशन आपका खत्म करेगा। वर्मी कंपोज, बायो कंपोज से आप कम से कम करोगे आप, तो एनवायरमेंटली फ्रेंडली फर्टिलाइजर है ये। कह रहा फिर आप PM प्रणाम मत भूलो, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्यूलरेशन ऑफ मदर अर्थ स्कीम, इसलिए आप ये कर रहे हो। फिर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी चाहे हो, चाहे गोवर्धन भी हो, तो एनवायरमेंट को फ्रेंडली फर्टिलाइजर मिलेगा। तो इसमें क्या होगा?
आपका नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन खत्म होगा, वाटर रिटेंशन इंप्रूव होगा, सॉइल का पीएच अच्छा हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। तो जो दिल्ली का हाई कोर्ट है उसने पेप्सिको को परमिट किया है कि तू अपना भाई क्लेम पेटेंट जो पोटैटो वेराइटी का है वो कर भाई। तो जजमेंट केम ऑन पेप्सिको अपील, जो उन्होंने बोला था ना, दिल्ली हाई कोर्ट ने परमिट जो पेप्सिको पे दी थी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी वाले पर अगेंस्ट ऑर्डर ऑन पीवीवीआर। पीवीपीवीएफआर अथॉरिटी ने रिवोक करा है पेप्सी के रजिस्ट्रेशन में कि क्या भाई FL 227 तुम कह रहे हो। अब याद रखना इनकी वेराइटी FL 2027 एक पोटैटो की वेराइटी है, प्लांट वेराइटी है बेसिकली, चिपिंग पोटैटो वेराइटी है, लो एक्सटर्नल डिफेक्ट होता है इसमें और एक्सक्लूसिवली फॉर पेप्सिको बाय सम फार्मर्स। ड्राई मैटर और हाई सॉलिड कंटेंट स्टेबल शुगर होती है इसमें। अब चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस्ट होता है ये। अच्छा, WTO के ट्रिप्स अग्रीमेंट में क्या लिखा है कि हर मेंबर का ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी न्यू प्लांट वैरायटी को प्रोटेक्ट करे। इंडिया ने भी इसीलिए निकाले ये एक्ट, है ना। अब यहाँ ये कह रहा है कि पीवीएफआर जो है वो फॉलोइंग राइट्स को देता है। देखो, फार्मर को राइट देता है, न्यू फार्मर कोई वेराइटी लाता है, कंजर्वेशन करता है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को देता है, ब्रीडर्स को देता है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है बेसिकली, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली फार्मर वेलफेयर, उस पर काम करता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यू, दैट इज सोलर पावर स्कीम फॉर पीवीटीजीज हैबिटेशंस। देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी चल रहा है, जहां मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं छुड़वा दूंगी, क्योंकि ये है 30, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लग रहा है टाइम, बट गाइस लेट्स कंप्लीट इट हियर ओनली बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम टू कंप्लीट द थिंग्स, राइट। सो द नेक्स्ट इज सोलर पावर स्कीम फॉर पीवीटीजीज हैबिटेशंस। तो प्रेसिडेंट ने यहाँ पर क्या करा, सेंक्शन करा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम अंडर न्यू सोलर पावर स्कीम फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। स्कीम लॉन्च किसके तहत की गई है, PM जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इसमें ना दो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 1 लाख पीवीटीजी हाउस होल्ड्स, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम है, सोलर मिनी ग्रिड्स है, सोलराइजेशन है मल्टीपर्पज सेंटर्स का, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं इसके अंदर। टाइमलाइन 23-24 से 25-26 चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड ट्राइबल वेलफेयर रिन्यूएबल वेलफेयर के साथ चल रहा है। वेंडर्स जो है उनको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। PM जनमन में पता है क्या है, जितने भी पीवीटीजीज हैं सैचुरेशन है उनको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर, सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ताकि उनका एक्सेस भी बढ़े, एजुकेशन के लिए भी बढ़े हो। क्रिटिकल इंटरवेंशन यहाँ पर की गई है, 9 मिनिस्ट्री है और ओवर 3 ईयर से काम करेंगी। तो देखो ये जो जितने भी ग्रुप होते हैं ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली है ना करा गया, पीवीटीजीज को देखो क्या होता है, सेंट्रली रिकॉग्नाइज करा गया है इनको कि स्पेशल कैटेगरी है ST की। ये पॉपुलेशन बहुत कम है, इनको रीनेम पहले पता PTG बोलते थे इसको, यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। 1975 में बनना शुरू हुआ था ये देवबर कमेटी के। देबर कमीशन पूछ सकता है आपसे पेपर में, देबर कमीशन इज फॉर द पीवीटीजीज, ट्राइबल ग्रुप के लिए बनाया गया था। फिर क्राइटेरिया क्या होता है पीवीटीजीज को सेट करने का, तो प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन, उसके लिए बनाया गया है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल 2024 को नोटिफाई करा गया है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पूरा पूरा बनाया गया है कि हाउ टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इसके लिए कुछ रूल तैयार करे गए हैं, ट्रांसमिशन लाइंस हैं और आपकी ओपन ए करके कुछ ऐसा बनाया रखा है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज अबाउट ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मैकेनिज्म में, तो आपको पता है कि इंडिया ऑनली गैस एक्सचेंज कर रहा है गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में, और हम ग्लोबल हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स तैयार कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बेंचमार्क से हम ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट को अपनी प्रमोट कर रहे हैं। फायदा इससे ये है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट को एक ग्लोबल स्केल पे ग्रोथ मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस रेगुलेशन फॉर NPS सब्सक्राइबर्स। नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में बता रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आप अपने आप रीड कर लेना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट के बारे में, इसको याद रखना, इसको निकालता कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मल्टी डायमेंशनल फ्रेमवर्क पे इसका निकालती है। इसको 3 पैरामीटर्स को चेक करते हुए इनोवेटिवनेस, इंक्लूसिवनेस, सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस के बेसिस पे इसको निकाला जाता है, ठीक है। और इसमें याद रखना इंडिया को ग्रुप किया गया है 7 ग्रुप के बेसिस पर, कि भाई इंडिया जो है ट्रेडिशनली एफिशिएंसी ड्राइवन ग्रुप्स में जाए और कंपैरेटिवली हमारा जो लो फुटप्रिंट चल रहा है एनवायरमेंटली उस पर हम काम करें। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट योर इंक्लूसिव एक्सेस टू एडवांस AI। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ना AI गवर्नेंस अलायंस को बुलाया और ग्लोबल एफर्ट लिया कि भाई इंक्लूसिव एक्सेस टू एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबके पास पहुंचे। 2023 में आया ये। जनरेटिव AI के बारे में आपने बड़ा सुना होगा। क्या है जनरेटिव AI? ऐसा एक AI टेक्नोलॉजी है
जिसमें आप बहुत सारा कंटेंट और टेक्स्ट ऑडियो सबको यूज़ करके बनाते हो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्योंकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसका काम है वर्ल्ड लेवल पर इम्प्रूव करना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कई सारी एनुअल मीटिंग्स करी, जैसे चैलेंजेस देखे पहले कि भाई क्या चैलेंज आ रहा है, जनरेटिव एआई मॉड्यूल से क्या दिक्कत है। सबसे पहला चैलेंज है एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज पर्सपेक्टिव नहीं है। फिर उसके बाद एआई गवर्नेंस में जो लैंडस्केप है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, कंपैटिबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। उसके बाद रोल ऑफ ग्लोबल साउथ, कह रहा ग्लोबल साउथ पे वहाँ देखोगे, वहाँ कहाँ आप ग्लोबल हार्म कैसे मिनिमाइज करोगे। तो डिफरेंट अप्रोचेस हैं एआई गवर्नेंस के, रिस्क बेस्ड है, ये सारे बता रहे हैं। रिस्क बेस्ड क्या होता है, फोकस ऑन क्लासिफाइंग प्रायोरिटाइज रिस्क इन रिलेशन टू पोटेंशियल हार्म एआई का क्या है, उसमें रिस्क बेस्ड है। रूल बेस्ड ये है कि स्पेसिफिक रूल को डिटेल वे में कराना पड़ेगा, फिर प्रिंसिपल्स के थ्रू चलेगा, ये आउटकम उस तरह से दे पाएगा कंप्लाइंसेस के साथ चल के। तो एआई है तो टेक्नोलॉजी ना। लेबर रूल्स फॉर वर्कर्स अब्रॉड, उसके बारे में है कि ट्रेड यूनियंस ने अपोज किया यूपी हरियाणा गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जो वर्कर्स की हो रही है टू वर्क इन इजराइल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए ही, क्योंकि वहाँ पे ना जो माइग्रेंट लेबर जाता है उसको बड़ी सारी दिक्कत देखनी पड़ती है। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, वल्नरेबिलिटी है, बहुत ज्यादा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहाँ भेजोगे उनको आप। बहुत दिक्कत है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हो रही है, लिमिटेड लीगल नॉलेज है, उनकी वेज चुरा ली जाती है, पुअर वर्किंग कंडीशन है, कैसे भेजोगे आप। सोशल सिक्योरिटी का डिनायल है वहाँ पर अभी। तो कह रहा है इसीलिए ना बायलेटरल मल्टीलेटरल पहले तो अग्रीमेंट करो, कुवैत ओमान वगैरह जगह वेस्ट एशियन कंट्रीज में। वेलफेयर प्रोग्राम देखो वहाँ पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ई माइग्रेशन एप्लीकेशन मदद पोर्टल जो आपने बना रखा है उसका भी चेक करो वो कितना वहाँ पे वर्क करेगा। फिर यहाँ पर आता है रूल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर माइनिंग। इज दिस टॉपिक यू नीड टू रीड इट योरसेल्फ, स्टील मेकिंग वाला। या सो वी हैव लेफ्ट 3-4 टॉपिक्स दैट यू विल कवर। हाँ, एक टॉपिक हम ये वाला कर लेते हैं, डिक्लाइन इन इंडिविजुअल इनकम इनइक्वालिटी वाली। एसबीआई का रिसर्च है, देखो एसबीआई की रिसर्च में ये रिवील करा गया है कि डिक्लाइन हुआ है इंडिविजुअल इनकम इनइक्वालिटी पास्ट 8 ईयर्स से। इस रिपोर्ट को समझो ये कह क्या रहा है। क्या ना, जो गिनी कॉफिशिएंट होता है ना, वो आपको पता है इनकम इनइक्वालिटी को दिखाता है और वो डिक्लाइन हुआ है। 36.3% जो टैक्स पेयर्स हैं वो लोअर इनकम ग्रुप में ब्रैकेट में आ गए हैं, बताओ। तो कह रहे हैं जो फीमेल का जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट तो राइज हुआ है, लेकिन माइक्रो आपका अगर फर्म्स का देखो तो वो स्मॉल मीडियम पोजीशन कर रही है। अच्छा, के शेप ग्रोथ की बात यहाँ कर रहा है। के शेप ग्रोथ का मतलब समझते हो कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ इकोनॉमी जो रिकवरी है उस डिफरेंट रेट पे बढ़ रही है। यानी कि बहुत से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोविड-19 से पहले इंडिया का के शेप रिकवरी थी, जहाँ पे रिच थ्राइव हो रहा था और लेस प्रिविलेज सोसाइटी को चैलेंज मिल रहा था। अब गिनी कोफिशिएंट जो है, याद रखना स्टैटिस्टिकल तरीका है निकालने का वेल्थ इनइक्वालिटी को। अगर गिनी कोफिशिएंट 0 आया है, परफेक्ट इक्वालिटी है, कोई समस्या नहीं है रिच पुअर में। और अगर 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है, ये भी ध्यान रख लो आप। थ्योरेटिकली जो वैल्यू 1 है तभी पॉसिबल है जब आपका नेगेटिव इनकम और वेल्थ हो जाए। तो गिनी कोफिशिएंट अगर लार्जर देन 0.40 इज कंसिडर हाई माना जाता है, अगर 0.40 भी है तो ठीक है। ऐसे ही लॉरेंस कर्व है, वो भी आपका नॉर्मलाइज इनकम और रैंक ऑफ इनकम्स को चेक करके बनाया जाता है। तो गाइज ये हमारा एक टॉपिक था जो हमें कवर करना था। दिस इज ऑल अबाउट योर शॉर्ट्स ऑफ इकोनॉमी। टुमारो विल मीट ही फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वाले टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छे से एक एक टॉपिक को रिवाइज कर लो, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।